नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी के 5वां अध्याय रोज, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यापन, जिन्हें अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है, उस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यापन जी की जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने आपको बताया था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यापन के जीवन परिचय से आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी हम लोगों ने कवर कर लिया था। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लें। आइए अभी हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर के जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यापन हैं, उनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। बोला जा रहा है कि जो मालती के घर का वातावरण है वह कैसा लगा, अपने शब्दों में हम लोग को लिखना है। तो इसका उत्तर लिखिए कि मालती के घर का जो वातावरण है ऐसा था कि जिस पर कोई छाया मंडरा रही थी। यंत्रवत दिनचर्या, उदास उदास मन, थका थका तन, जिसमें उल्लास आनंद की किरण भी नहीं थी। इतनी प्रिय अतिथि आया, फिर भी मालती का मन खिला नहीं, बुझा बुझा रहा। आखिर लेखक उसका भाई था और अतिथि भी था, पर उसका आगमन उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता था। वह उससे कुछ बात भी नहीं करती, उसके सामने कुछ बात भी नहीं रखती थी, उल्टे उसके प्रश्नों का उत्तर भी अति संक्षिप्त देती थी, माना रश्मि उदायगी हो। अतिथि क्यों आया है, कहाँ से होकर आया है, उससे मालती की कोई दिलचस्पी नहीं है। लेखक स्वन्य मानता है कि चहकने वाली लड़की का व्यक्तित्व 2 वर्षों से बोझ सा गया। निरस्ता, उब, घुटन, मात्र यंत्रवत जीवन शैली भी वही पसरी हुई थी, जो साफ कहती थी मालती अपने जीवन से उब चुकी है, पर विवश है, क्या करे। आइए अब प्रश्न नंबर 2 के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया हो। यही कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे। लेखक अपने दूर के बहन के रिश्तेदार के यहाँ आया था। यह वही बहन थी जिसके साथ उसका बचपन बीता था। वह लेखक की सखी अधिक थी। साथ खेलना, लड़ना, झगड़ना, साथ पढ़ना वो चंचलता थी, पर मात्र आज औपचारिक वार्ता करती है। शादी के बाद औरत इतनी बदल जाती है कि वो अपने भाई, सखा और अतिथियों के आगमन पर जरा भी उल्लास नहीं दिखा पाती। उसका वार्तालाप भी कुछ खास नहीं है, मात्र प्रश्न के उत्तर देती है। यह भी नहीं पूछती कि कैसे हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो आदि, और उसके यांत्रिक जीवन और मौन बताता है। वह कुछ सह रही है, भोग रही है, कहीं कोई व्यवस्था है, उससे छूटने को छटपटा रही है। यह स्थिति यही ध्वनित करती है कि घर पर कोई छाया मंडरा रही है, जिससे मालती घुलती जा रही है, उसका मन उस पर हावी है। साथ ही रोज वही एक बंधी बंधाई जिंदगी, उब घुटन भरी जीवन शैली, वहाँ एक विकराल छाया सी छा गई है। आइए अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। बोला जा रहा है कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो उत्तर लिखेंगे कि लेखक मालती के दूर का भाई है, पर बचपन में इनका संबंध सख्य का था। एक साथ रहते थे, खेलते थे, लड़ते थे, साथ साथ पीटते भी थे। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ हुआ था। दोनों का व्यवहार सखा के समान ही रहा है, कभी भ्रातृत्व रूप का
तो कभी किसी अन्य रूप में वे रिश्ते के बड़े छोटेपन में नहीं बंध सके थे। 4 नंबर प्रश्न, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखा है? अपने विचार दें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कहानी के आधार पर यह माना जा सकता है कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था, जिसको परिवार के रूटीन के अनुसार लगाव था। बच्चा रो रहा है, गिर पड़ता है, पर उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मालती का जीवन नौकरानी सा है, इसकी उसको कोई चिंता नहीं है। घर आना, खाना खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी यानी हॉस्पिटल चले जाना, एक रूटीन, वह भी रूखी, अब उब पैदा करने वाली रूटीन यही थी उसकी जिंदगी। यह यांत्रिक पड़ाव जीवन के छोटे कस्बे में भी पसरा हुआ है। लोग कहते हैं कि महानगरों की जो जिंदगी होती है वह यांत्रिक रह गई, यांत्रिक अर्थात मशीनरी हो गई है। यह यांत्रिकता दोनों के ऊपर पसरी है और उन्हें चबाए जा रही है। यह भी आभास होता है कि महेश्वर की जो जिंदगी है वह खूंटे से बंधे पशु के समान है, जिसकी नियति मात्र खूंटे के चारों ओर चक्कर काटना ही है। महेश्वर एक कटा हुआ पात्र है। कटा हुआ पात्र का अर्थ है कि कहीं कहीं पे इसका जिक्र हुआ है, फिर भी जहाँ कहीं उसकी उपस्थिति कहानी में होती है तो वातावरण तनावग्रस्त हो उठता है और साथ साथ छा जाता है। उसकी मानसिकता वातावरण को ओझिल बना देती है। एक अजीब सा अवसाद फूटता हुआ दिखाई देता है। आइए अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार आया हुआ है। इसके उत्तर को आप लोग जरूर याद रखेंगे। बोलते रहे कि गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में जब कांटा चुभ जाता है, मतलब जो पहाड़ पे रहते हैं वैसे व्यक्ति में कांटा चुभना एक आम बात है कि वहाँ पे हमेशा लेकिन कांटा चुभते रहता है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का जो पाँव है वह जख्म का शक्ल धारण कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पाँव का कटना ही है। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु भी हो सकती है अगर रोग से इससे पीड़ित है। अच्छा, अगर आपको कहीं भी चोट लगे या घाव लगे तो उसका इलाज अच्छी तरीके से करवाना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है कि कहानी से उन वाक्यों को चुने जिनसे रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब इस कहानी में हमें वैसे वाक्यों को चुनना है जहाँ पे रोज शब्द का, मतलब चैप्टर का जो नाम है रोज, वहाँ पे उस लाइन में रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं पहला वाक्य कि मालती टोक कर बोली, हूँ, मेरे लिए यह तो नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। तो इस वाक्य में क्या आया? रोज। दूसरा, क्यों, पानी का क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता नहीं। इसमें भी क्या आया? रोज आया। फिर तीसरा वाक्य है कि मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। इसमें भी क्या आया? रोज। चौथा, मालती का जो जीवन है अपने रोज की नियत गति से बढ़ा चला जा रहा है और चंद्रमा की चंद्रिका के लिए एक संसार को रुकने के लिए तैयार नहीं था। और पांचवा, रोज ही गिर पड़ता है। क्या हो गया? इसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि आशय स्पष्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रह कर भी मानो मुझे ही वश में कर रही है। मैं भी वैसे नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती। मतलब कभी भी अपने आप को उस गुलाम बनाते हैं। मतलब ऐसा उनको लगता है कि जो घर पे जो अंधकार छाया हुआ है वह उनको भी अपने वश में कर रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, यह पंक्तियाँ अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज से उद्धृत है। मालती का जो घर है उसका दूर का भाई अतिथि रूप में आया है। उसकी मालती से यह भेंट कई वर्षों बाद हुई है। अतिथि को यह लगता है कि उस घर पर कोई
काली छाया मंडरा रही है। वह यह भी अनुभव करते हैं कि इस घर पर जो छाया मंडरा रही है या जो छाया घिरी है, वह तो अज्ञात, पर वह अतिथि तो अतिथि को भी क्या कर रही है, जकड़ती चली जा रही है। वह भी उसकी जकड़ में आकर बड़ा नीरस और निर्जीव सा हो रहा है। घर में जड़ता, नीरसता अब इतनी प्रबल थी कि उसकी जो छाया है अतिथि पर भी बिना पड़े नहीं रह सकती थी। वह भी उस उब घुटन और जड़ता का शिकार हो गया था। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटों के इन खड़कों को साथ साथ उपस्थिति है। घंटा बजने में मालती से क्या संबंध है? उत्तर लिखेंगे। ये जो पंक्तियां हैं अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज से उद्धृत है। यह संकेत स्पष्ट करता है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती थी, क्योंकि समय काटे नहीं कटता, साथ ही उसके आगे की योजना पर काम करना होता है। नौकर है नहीं, बर्तन मांजने, कपड़े धोने हैं, भोजन बनाना है, सब वही करती है। घंटा बजने पर उसकी दो मानसिकताएं रहती हैं। पहली यह कि चली अब इतना समय बीत गया, चलो अब इतना समय बीत गया। दूसरी, चलो अब यह कर लो। उसकी विविधता कई प्रकार की है। पानी उसको परेशान कर देता है। पानी क्यों समय से नहीं आता? मालती कहती है कि रोज ही होता है, आज शाम को 7 बजे आएगा। यह सारा उसकी त्रासदी को ध्वनित करता है। बच्चा रोता है, चारपाई से गिर भी पड़ता है। भला उसको देखने वाला है ही कौन? पति महोदय का अधिकांश जो समय है डिस्पेंसरी में ही व्यतीत होता है, और मालती का समय घंटे गिनने में उसकी जीवन शैली मशीन की भांति भाग रही है। पर निर्भरता निरस्ता पसरी है। जीवन में क्या, जीवन भर उसकी निरस्ता पसरी है, उब खटास पसर गई है। जो मिठास है वह झांकती भी नहीं। हर घंटा गिनना उसको आभास कराता है कि अब इतना समय तो बीत गया। 9 नंबर प्रश्न, अभिप्राय स्पष्ट करें। क मैंने देखा पवन में चीड़े के वृक्ष गर्मी में सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगम्य नहीं। इसका अर्थ स्पष्ट करना है तो लिखेंगे, यह जो पंक्तियां हैं वह अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज से उद्धृत है। चांदनी छिटक रही थी, पर मालती भी सिसक रही थी, जिसकी पीड़ा मात्र झलक रही थी। यहाँ प्रकृति के साथ नारी के नियति को जोड़कर के एक गहरा भाव चित्र उतारा गया है, जिसमें जीवन की विषमता व्यंजित है। चीड़ का जो वृक्ष है वह गर्मी के कारण सूखकर मटमैला हो गया है। मानो मालती की व्यथा वह भी उजागर कर रहा है। मालती का हरा भरा जीवन सूखकर नीरस हो गया है। जीवन के ताप ने उसको सुखा करके नीरस बना दिया है। चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा भी रहे हैं, कोई राग गा रहे हैं जो कोमल है, नारी की कोमल भावनाओं का प्रतीक है, किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है, किंतु उद्वेग्यम्य नहीं। यह पंक्ति मालती के नीरस जीवन का प्रतीक है। जीवन वातावरण और परिस्थितियों से समझौता भी कर लिया है। यहाँ मालती का जो जीवन है वह पूरी तरह नीरस है, उसमें कोई निरसता नहीं है, थकावट है। वह एक ढर्रे पर लुढ़क रहा है, एक ही रूटीन भी सर्वदा नीरस। उसकी जो विलक्षण है वह सहनशीलता, उसकी विलसता है, या उसकी नियति जो मालती के जीवन को त्रासद उबाऊ बना रहे हैं, वह ऐसे श्राप या त्रासदी में जी रही है। नारी का जो जीवन है वह रंग रगपूर्ण उल्लासपूर्ण होना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु एक ही काम, उसी ढर्रे का काम और घुटन भरी दिनचर्या, उसमें अटकी घुटन भरी जिंदगी, जिससे उसने पूरी तरह समझौता ही कर लिया है। यही उसकी अशांति का कारण है। वह अपना जीवन मात्र घंटों में ही देखती है। वह घंटों से छुटकारा पाने के लिए बजाय वह उसके बीत जाने पर थोड़ी राहत महसूस करती है, पर घंटा तो फिर आ जाता है।
और फिर निरस हो उठती है। यही राग है जो कोमल है किंतु कर्म नहीं है, वह अशांतिमय है। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर के जितने भी आंसर क्वेश्चन थे हम लोगों ने उसको क्या किया, ख़त्म कर लिया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।